नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव वाले राज्यों के चुनाव प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन होगा। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। अनूप हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या ये बैठक शुरू हो गई है और कौन कौन से बड़े नेता पहुंचे हैं, अगर शुरू हो गई है तो? लेकिन जीनत, आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है जी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने को है, उसको लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं और आगे किस तरीके की तैयारियां करनी है, इन सभी मसले पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। देखिए, कुछ दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्य समिति की गठन की थी और उसके बाद हमने देखा कि महासचिवों की बैठक भी उन्होंने की और आज पदाधिकारियों की बैठक। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और किस तरीके से आगे अपने कैंपेन को धारदार बनाना है, किन किन मुद्दों को जनता के सामने रखना है। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जिन राज्यों में चुनाव है, उसमें 5 सालों में जो बीजेपी सरकार ने काम किए हैं उसको जनता तक किस तरीके से पहुंचाना है, इन तमाम मसलों पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। जहां तक ठीक अनूप, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। थोड़ी देर में विधानमंडल का विशेष सत्र शुरू हो जाएगा। एक दिन के लिए बुलाया गया ये विशेष सत्र काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सत्र जो है बुलाया गया, जिसमें सत्र में खास तौर से देखिए आजादी के कुछ दिलचस्प किस्से जरूर जिन पर चर्चा होगी। साथ ही शोक प्रस्ताव से इसकी शुरुआत होगी। डिप्टी स्पीकर का चुनाव है जिस पर लगातार चर्चा बनी हुई है, नजर बनी हुई है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये सत्र इस लिहाज से भी माना जा रहा है। 6 घंटे का ये सत्र होगा। तो सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आप जानते हैं, तो कुछ जरूरी आजादी के किस्से, कहानी, कई पहलुओं पर चर्चा हो सकती है। साथ ही बेहद ही महत्वपूर्ण है डिप्टी स्पीकर का चुनाव। समाजवादी पार्टी की मुश्किल कम की। वो लोग 4 साल से अपना उम्मीदवार नहीं तय कर पाए थे, तो हमने उसको तय कर दिया। अब उन्हें चाहिए कि उसके पर मोहर लगा दें। हमने उनकी पार्टी में जो घुटन थी, जो टूटन थी, जो जिस प्रकार से आपस में सिर फुटवल थी, इस बात को लेकर थी कि 4 साल में वो तय नहीं कर पाए, तो हमने तय कर दिया। तो उन्हें जो है हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमने उनकी मुश्किल आसान कर दी। देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है और सभी लोग श्री नितिन अग्रवाल के पक्ष में मतदान करेंगे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, 3 बड़ी चीजें होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह कि ठीक है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस पर चर्चा होगी। शोक प्रस्ताव के जरिए शुरुआत होगी। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव। अनामिका और अलाउद्दीन हमारे दोनों सहयोगी बने हुए हैं। अनामिका से मैं बात करूंगी। अनामिका, क्या बड़ी बातें रहने वाली हैं आज? सबसे ज्यादा नजर तो डिप्टी स्पीकर जो चुनाव है उस पर ही है। देखिए, विधानसभा चुनाव की ठीक 2 महीने पहले जिस तरीके से सरकार की ओर से आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर विशेष सत्र बुलाया गया है, इस विशेष सत्र में जहां पर जो महान विभूतियां रही हैं, चाहे देश की आज़ादी में जिनका भी योगदान रहा है, उनको याद किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनके किए गए कामों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा पॉलिटिकल स्टंट बीजेपी की ओर से ये किया गया है। जब 2022 के चुनाव से ठीक 2 महीने पहले विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बीजेपी ने जो स्टैंड लिया है, और नितिन अग्रवाल जो अपने आप में विवादित विधायक है, इसलिए विवादित विधायक है, जिसको कांग्रेस भी बार बार ये कह रही है कि 2018 में नितिन अग्रवाल बागी हो चुके हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, और समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े थे वो, अभी भी उनका निष्कासन हुआ नहीं है इस तरीके से। और अगर बीजेपी ने
उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए कश्मकश की स्थिति है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से उनको काउंटर करने के लिए अपनी ओर से प्रत्याशी उतारा गया है। 2 बजे तक मतदान होना है, गुप्त मतदान होना है, यानी कि गुप्त मतदान अगर किया जाएगा तो बहुत सारे विधायक ऐसे होंगे जिनको खुलकर बागी होने का मौका मिलेगा। और समाजवादी पार्टी की ओर से जब अगर बार बार ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं, तो ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि इस मामले में भी बीजेपी के पास संख्या बल काफी ज्यादा है, जीत पक्की है, लेकिन जो विधायक जिनको टिकट कटने के आसार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं 2022 के चुनाव में बीजेपी के, वो समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जिस तरीके से विश्वसनीयता है वो साबित कर सकते हैं। तो आज जो डिप्टी स्पीकर का चुनाव होने वाला है 2 बजे तक जीनत, वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। हालांकि इसकी पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उस सर्वदलीय बैठक में आग्रह किया गया सभी दलों की ओर से कि जो शांतिपूर्ण तरीके से सदन चल सके, लेकिन लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि कांग्रेस की ओर से पहले बहिष्कार किया जा चुका है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है ये कि वो संपूर्ण सदन का बहिष्कार करेगी, इस पूरे की पूरे चुनावी प्रक्रिया में भी कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है नामिका, अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस बाहर हो गई और अलाउद्दीन, जो कोशिश थी, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक मैसेज देने की कोशिश थी, ये पूरा चुनाव जो है एसपी बीजेपी जरूर कर दिया गया, उसमें एसपी जो है सक्सेसफुल हो जाती है। 22 की बार बार बात हो रही है, काफी टफ नहीं हो गया ये? देखिए, मैं इसको पॉलिटिकली लिटमस पेपर टेस्ट के तौर पर देख रहा हूं, क्योंकि सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। बहुत सारी पार्टियां दावा कर रही हैं। मैं आपके पास आऊंगी, कुछ तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि सत्र शुरू हो गया है, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम सबसे पहले दिखाते हैं। देखिए, हंगामेदार रहेगा, इसके तो बार बार बात हो ही रही है। अब वोटिंग है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि वोटिंग होनी है, और उस लिहाज से भी ये विशेष सत्र जो बुलाया गया है, आक्रामक अंदाज में जो है दोनों ही दल आमने सामने। उस परंपरा का भी निर्वाह किया और अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह किया। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने इनको सुन ही लिया, नहीं वो तो आप जब आपने इनको सुन लिया तो फिर इनकी बात का जवाब हमको देना ही पड़ेगा। जो 12 से 17 के बीच में कहे, या जो बस गवर्नमेंट थी उसकी बात कहे, तो उसमें चुनाव हुआ ही नहीं, तो फिर परंपरा का विरोध कैसे हुआ? एक मिनट सुन लीजिए कि माननीय बहुमत समाज पार्टी की जब सरकार थी उसमें उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। बाद में कह लीजिएगा। माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, आप दोनों लोग उसमें उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। और माननीय मुलायम सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल जी को निर्विरोध उपाध्यक्ष बनवाने का काम किया। ये है परंपरा, ये है परंपरा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस में कहा कि हमने नाम मांगा, विपक्ष ने नाम दिया ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके बाद आपका व्यक्तित्व है, ये कुर्सी है। क्या आपने कभी हमसे बात फोन पर भी की? क्या आपने कभी चिट्ठी हमको लिखी? क्या विधायक के ये कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी या अपना दल का कभी मीटिंग आपने बुलाया कि उपाध्यक्ष का चुनाव होना, इस पर आप लोग क्या रहे हैं? एक बार एक आपने कैंडिडेट घोषणा कर दी तो जो मुख्य विपक्षी दल, विपक्ष का जो होता है उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी से होना चाहिए था। तो आपने जब घोषणा कर दिया अपने पार्टी का कैंडिडेट, तब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे वरिष्ठ किसान के बेटे और इस प्रदेश के कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता को उन्होंने उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपसे भी, संसदीय कार्य मंत्री से भी प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, थोड़े दिन का यह है सदन, और मुख्यमंत्री आपके रहते परंपरा अगर टूटे ठीक नहीं है। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको टाल दीजिए उपाध्यक्ष के चुनाव को। सब विपक्षी दल के लोग, आपके जो नेता लोग बैठे, विचार विमर्श हो, और जिसको सबसे मत आप तय करें कि सब लोग मान लें। परंपरा को रखिए, जब आज तक आपने परंपरा को निभाया है तो इस भी परंपरा को आप कायम रखिए, आपका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। नहीं तो आपका नाम
काला अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, परंपरा पहले 2007 से लेकर 2012 तक तोड़ी गई। तब ये कहां थे मान्यवर? ये 5 साल तक उस वक्त भी कैंडिडेट ये नहीं तय कर पाए, इसलिए चुनाव नहीं हुआ। बसपा चुनाव कराने को तैयार थी, हम सदन में साक्षी है मान्यवर, हम साक्षी है मान्यवर, बसपा चुनाव कराने को तैयार थी, लेकिन ये अपना कैंडिडेट तय नहीं कर पाए। उस वक्त परंपरा टूटी गई। तब इन्होंने नहीं कहा कि काला अक्षर में किसका नाम लिखा जाएगा। 2012 से लेकर 2017 तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। ये परंपरा तोड़ी, नियमावली के खिलाफ काम हुआ। ये परंपरा तोड़ी, इस पे किसका नाम लिखा जाएगा काला अक्षरों में? उसका भी नाम काला अक्षरों में लिखा जाएगा जिसने पहले परंपरा तोड़ी मानवर, उसका भी नाम लिखा जाएगा। मानवर ये अपनी बात भूल जाते हैं। और हम जब सत्ता में थे 96 से लेकर 2002 तक, तो हमने श्री राम आश्रय वर्मा जी को पिछली जाति के, और जिस हम जाति नहीं नाम लेना नहीं चाहते, उनको हमने उपाध्यक्ष इसी कुर्सी पे बैठाला था उपाध्यक्ष के रूप में। तो ये कहना मानवर ये जाति है इनकी, ये कहना शोभा नहीं देता कि परंपरा हमने तोड़ी। परंपरा इन्होंने तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी परंपरा। एक माननीय नेता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट व किसी भी न्यायालय का अंतिम निर्णय माना जाता है, अंतिम निर्णय माना जाता है कोर्ट का, जो फैसला कोर्ट करती है। अंतिम उपाध्यक्ष का चुनाव जो हुआ था, माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब, और भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल जी को हम लोगों ने सर्वसम्मत उपाध्यक्ष बनाया था। उसके बाद कोई उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। आप दादा के जमाने की बात ले आएंगे तो उसे नहीं बनेगा। सबसे बाद में जो होता है उसका उदाहरण दिया जाता है। सबसे बाद में मुख्यमंत्री हुए थे मुलायम सिंह यादव जब, तब उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी, उनके प्रत्याशी अग्रवाल जी को उपाध्यक्ष सर्वसम्मत से हम लोग बना करके वहां पर बैठाए थे। इसलिए हमने परंपरा नहीं तोड़ी, परंपरा तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। फिर मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, महान सदन जो लोकसभा के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का मान्यता है देश में, महान सदन की परंपरा को, नियमों को, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए आपसे प्रार्थना है कि उपाध्यक्ष का चुनाव आज के दिन टाल दीजिए, फिर विपक्ष के साथ बैठक करिए, और फिर विपक्ष और हम मिलकर के तय करेंगे कि विपक्ष का कौन आदमी उपाध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया जाए जो सर्वसम्मत से निर्वाचित हो। मुझे आप बैठिए, मुझे इस बात का खेद है, मुझे इस बात, मेरी बात मुझे इस बात का खेद है, माननीय श्री राम गोविंद चौधरी जी, आज आप लोग मान नहीं रहे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मान्यवर, आप विधानसभा की कार्रवाई उठा कर देंगे। मान्यवर, आप विधानसभा की कार्रवाई उठा कर देंगे। कोई भी विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं गया होगा जिसमें मेरे द्वारा और मान्यवर नहीं उठाया गया हो। उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। मान्यवर, कोई भी विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं गया होगा जिसमें औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मेरे द्वारा ये निवेदन किया गया हो कि उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। मान्यवर, ये हवा में उड़ा देते थे उस बात को, ये सुनने का प्रयास नहीं करते थे मान्यवर। और इन 5 सालों में इनके द्वारा कभी भी मांग नहीं करी गई कि उपाध्यक्ष का चुनाव हो मान्यवर। तो परंपरा ये क्या बताएंगे मान्यवर? जो विधानसभा की कार्रवाई है वो आपके सामने है मान्यवर। मुझे इस बात का खेद है, और ये पुरानी परिपाटी है, बहुत पुरानी, कि हमारा कोई साथी वरिष्ठ नेता इस सदन का सदस्य जो रहा हो उसका निधन हो जाए और हम शोक व्यक्त करने की मद भी लिख दें अपने एजेंडे में, और उसके बाद फिर उस पर लगातार उसकी अवहेलना कर, तो ये प्रवृत्ति मेरा ख्याल ठीक नहीं है। और अब मैं शोक निधन के निर्देश लेता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल से कल्याण सिंह जी का 21 अगस्त 2021 को लगभग 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री कल्याण सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक गांव मड़ोली में हुआ था। उन्होंने BA LT
की परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण कर अध्यापन कार्य शुरू किया। 1962 में वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से प्रेरित होकर सार्वजनिक जीवन से जुड़े। श्री कल्याण सिंह जी एक ओजस्वी वक्ता एवं कुशल राजनेता थे। उन्होंने लगभग 6 दशक से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन में कुछ उच्च मानदंड स्थापित किए। श्री कल्याण सिंह जी अतरौली विधानसभा क्षेत्र से सर्वप्रथम वर्ष 1967, तत्पश्चात 1969, 1974 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर, वर्ष 1977 में जनता पार्टी से, वर्ष 1985, 89, 1991, 1993, 1996 में भारतीय जनता पार्टी से तथा वर्ष 2002 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से कुल 10 बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 2004 एवं वर्ष 2009 में वे लोकसभा सदस्य भी रहे। अपने आप में एक कीर्तिमान और उनकी लोकप्रियता एवं जनप्रियता का द्योतक है। श्री कल्याण सिंह जी जून 1991 से दिसंबर 1992 तक प्रथम बार तथा सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमंडल के सदस्य तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य तथा विधानसभा में नेता विरोधी दल भी रहे। वर्ष 2014 में वे राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन हुए। इस पद पर वे 2019 तक आसीन रहे। इसके साथ ही 2015 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के अतिरिक्त कार्यभार का भी निर्वहन किया। इस बीच उन्होंने जनहित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। श्री कल्याण सिंह जी ने जेपी आंदोलन, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व अध्यक्ष भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी ने समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य किया। उनके व्यक्तित्व में प्रशासनिक क्षमता, ईमानदारी व कर्मठता का समावेश था। अपने असाधारण व्यक्तित्व और सेवा भाव से उन्होंने प्रदेश को गौरवान्वित किया। उनके निधन से प्रदेश, देश एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि सदन की ओर से शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें। इसके साथ ही महोदय, मैं अन्य उन सभी दिवंगत मान्य सदस्यों के प्रति, पूर्व सदस्यों के प्रति सदन की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनका विगत सत्र के बाद निधन हुआ है। आज वे अपने भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं हैं। उन सब के प्रति भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा दुखद सूचना आपने इस सदन को दिया है। इस प्रदेश के तथा देश के महान नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल माननीय कल्याण सिंह जी के निधन की सूचना जो आपने दी, से हम लोग स्तब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व श्री कल्याण सिंह का जन्म 31 अगस्त
2000 निधन कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को ग्राम मढ़ौली तहसील उत्तर अतरौली जिला अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने BA LT की शिक्षा ग्रहण की थी। कल्याण सिंह वर्ष 1967, 1969, 1974 में जनसंघ, वर्ष 1977 में जनता पार्टी, वर्ष 1985, 89, 1991, 1993, 1996 में भारतीय जनता पार्टी व वर्ष 1902 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से निर्वाचन क्षेत्र अतरौली जिला अलीगढ़ से विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए थे और 2004 व 2009 में लोकसभा के सदस्य रहे। श्री कल्याण सिंह जून 1991 से दिसंबर 2092 तक प्रथम बार तथा दिसंबर 1997 से नवंबर 1999 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2004 से 2019 तक वो राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। इसके साथ ही 2015 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद के अतिरिक्त कार्यभार का निर्वहन किया। श्री कल्याण सिंह जी राम नरेश यादव मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। वे राष्ट्रीय स्वयं संघ के तहसील करवाहक, जनसंघ के जिला मंत्री तथा जिला प्रधान रहे। वे आपातकाल में JP आंदोलन के अंतर्गत अलीगढ़, नैनी तथा वाराणसी जेल में बंदी रहे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल तथा प्रोटेम अध्यक्ष रहे थे। इसके अतिरिक्त वे भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल के नेता तथा उपाध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। श्री कल्याण सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कल्याण सिंह से मेरा व्यक्तिगत बहुत बढ़िया रिश्ता था।